नमस्कार। स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मनी नाइन एक बार फिर से लेकर हाजिर है एक बहुत ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश कुमार जी, जो हमें बताएंगे ग्रह नक्षत्रों का शेयर बाजार पर असर। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। नमस्ते। मनी नाइन के सभी दर्शकों का स्वागत और मनी नाइन की पूरी टीम का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने। जी, तो सर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछले एपिसोड में भी आप हमारे साथ थे। आपने बताया था कि 27 मई को बाजार में थोड़ा संभल कर कदम उठाने की बात आपने पहले ही की थी। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि शेयर बाजार में शुरुआती जो कारोबार था काफ़ी गिरावट के साथ उसमें शुरुआत हुई थी, लेकिन थोड़ी रिकवरी के साथ वो देखा गया अंत होते हुए। थर्सडे की हम बात करें अभी बृहस्पतिवार की, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें बेटर होता हुआ नजर आया। और जो लास्टली सेंसेक्स गया है जैसे 82,038 पर खुलने के बाद एक टाइम पर वो 81,261 के निचले स्तर पर भी चला गया था और निफ्टी 25,000 के लेवल को पार कर गया था। बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हमने देखी। तो आपके हिसाब से बाजार की चाल कैसी रही? जैसा आपने बताया था उसके अनुसार ही रही या कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिले? सर, आपका आउटलुक। देखिए, नॉर्मली जो हमने पिछले वीक प्रोडिक्ट किया था, खासतौर पर 27 मई को लेकर, उस दिन अमावस थी, उस दिन मून की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो लग रहा था कि बाजार टूटेगा उस दिन। और हमारा शायद थंबनेल भी यही था कि 27 मई को संभल कर। तो जी 27 मई का दिन प्रेडिक्टेड लाइन के ऊपर गया। उसके बाद हमने 28 को बोला था कि मार्केट ग्रीन रहना चाहिए। अल्टीमेटली वो ग्रीन में बंद हुआ। पूरा दिन जो है वो उथल पुथल चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली वो जाकर ग्रीन में बंद हुआ। उससे पहले सोमवार और मंगलवार का दिन हमने बताया था कि आउटलुक थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव लग रहा है, तो फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, खैर बाकी तो दर्शक तय करेंगे कि वो कैसा ही है हमारी कैलकुलेशन, लेकिन यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट वाज ऑलमोस्ट नियर टू एक्यूरेसी। तो एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लग जाता है कि क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ पर चीजें वीक हो सकती हैं, कहाँ पर हमें संभल कर चलना चाहिए। ये हमें एक गाइडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटली डिपेंड करती हैं, टेक्निकल पे डिपेंड करती हैं। टेक्निकल्स में भी समझ आ रहा था कि बाजार जो है वो थोड़ा सा रेन बाउंड रहेगा, लेकिन यही इसी चीज को एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट कर रही थी। जब ऐसी चीजें एस्ट्रोलॉजी में समझ आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम सारी चीजों को मिलाकर फंडामेंटल, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प के साथ बाजार में बेहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम उसके रिटर्न हासिल कर सकते हैं। वैसे भी जेपी मॉर्गन ने कहा था, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं शोज के ऊपर भी, मेरे वीडियोस के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर, कि एस्ट्रोलॉजी का क्या लेना लेना देना है बाजार बाजार से। तो मेरा एक ही जवाब है कि जेपी मॉर्गन ने कहा था कि मिलेनियल्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। तो जो बिलियनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा हर चीज को, एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं, और खासतौर पर एस्ट्रोलॉजी तो खासतौर पर, क्योंकि जब रेड कैंडल बनती है ना नीचे गैप डाउन में, फिर पता नहीं लगता कि कहां पर वो सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं, सारे फंडामेंटल फेल हो जाते हैं। जब ऐसे ही जब ग्रीन कैंडल बनती है, तब तब भी वो सारे टेक्निकल फंडामेंटल फेल होते हुए नजर आते हैं। वहां पर एस्ट्रोलॉजी समहाउ प्रेडिक्ट कर देती है कि ये मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, या रेन बाउंड रहेगा, या मार्केट में आगे किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, एक हद तक जरूर मदद लेनी चाहिए, और जो लोग लेते हैं उनको पता है कि ये वर्क करती है बहुत अच्छे तरीके से। जी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र सेट होते हुए चले जाते हैं, उस हिसाब से आपके सारे फंडामेंटल्स वो उसके सामने बेकार होते नजर आते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है उससे जो आगे के ग्रह नक्षत्र बनते हैं, जो आगे मार्केट की चाल बनती है, वो कहीं ना कहीं कोई मतलब अपने हिसाब से नहीं उस चीज़ को बता सकता, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। और जी आप दर्शकों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि आप दोनों चीज़ों को लेके चलें। आप एस्ट्रोलॉजी पे भी ध्यान दें, आप एक्सपर्ट्स की राय भी लें, उसके हिसाब से ही आप मार्केट में अगली चाल आपकी क्या रहने वाली है, क्या आप कदम उठाने वाले हैं, उससे डिसाइड करें। चलिए अब बढ़ते हैं जी हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां नरेश जी हमको बताते हैं कि हर राशि के हिसाब से बाजार की चाल कैसी है। लेकिन उस सेगमेंट पर जाने से पहले एक चीज़ और है, ये मैं जान लेती हूँ कि अब अगले हफ्ते ग्रहों की दिशा कैसी रहने वाली है, किस राशि में कौन सा ग्रह प्रवेश करने वाला है। नरेश जी बताइए। देखिए, 31 मई को जैसे शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। मेनली शुक्र जो है वो पिछले लगभग 124 दिन में 24 दिन से स्टक थे। शुक्र का नॉर्मल जो पीरियड होता है वो 27 डेज होता है। एक राशि में जो है वो ज्यादा देर नहीं रहते, 27 दिन के आसपास ही रहते हैं, एवरेज ड्यूरेशन है। लेकिन इस बार क्या हुआ, शुक्र और मंगल दोनों ही स्टक हो गए। शुक्र स्टक हुए 28 जनवरी के बाद मीन राशि में।
वहीं पर वक्री हुए, वहीं पर मार्गी हुए, उदय हुए, अस्त हुए, सूर्य के साथ थे, शनि के साथ थे, राहु के साथ थे। एक दिन तो ऐसा आया 29 मार्च के दिन कि वहां पर 6 ग्रहों की युति बन गई, 6 ग्रहों का योग जो है वो बन गया। तो अब शुक्र 31 मई को जैसे ही आगे निकलेंगे, इसका प्रभाव हमें बाजार पर नजर आएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक है। अपनी उच्च राशि से निकलकर आगे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर बाजार जो है उसका इसका उसके ऊपर असर पड़ना चाहिए। अगले इस सप्ताह की हम बात करते हैं तो खैर 6 जून को ये सप्ताह खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 जून को जो है वो मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे। मंगल पिछले 225 दिन से लगभग ये स्टक थे कर्क में और मिथुन में। नॉर्मली मंगल की चाल रहती है 45 डेज की, लेकिन वही हालत मंगल के साथ हुई जो शुक्र के साथ हुई। 225 दिन का पीरियड लग गया उनको कर्क से लेकर सिंह में आते आते। पहले कर्क में गए, फिर वक्री हुए, फिर वापस वक्री होकर मिथुन में आए, फिर दोबारा कर्क में गए, और अब फाइनली मंगल की पोजीशन जो है वो ठीक होगी, वो सिंह राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर भी आकर केतु के साथ युति बन जाएगी। ये जो युति बनेगी मीनू जी, ये कंफ्लिक्ट क्रिएट करवा सकती है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मंगल और शनि दोनों 6-8 एक्सिस में आ जाएंगे। 7 जून को बुध जो है वो चेंज होंगे, बुध जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध की जो है वो अपनी राशि है मिथुन राशि। नॉर्मली बुध यहाँ पर आकर अच्छा मार्केट अच्छा करते हैं, लेकिन जो कंजंक्शन बना हुआ है मंगल और केतु का, जो कंजंक्शन बना हुआ है शनि के साथ 6-8 एक्सिस का जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा यदि हम जुपिटर की मूव को देखते हैं, जुपिटर 10 जून के आसपास आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में जुपिटर का आना डिफेंस शेयरों के लिए अच्छा नहीं है। ये 10 जनवरी से गुरु मंगल के नक्षत्र में थे। मंगल के नक्षत्र में जब तक थे तब से हमने देखा कि डिफेंस शेयरों में बहुत तेजी आई। 10 जून के बाद जैसे ही गुरु आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे, हो सकता है कि वहां पर डिफेंस के शेयरों पर इसका असर पड़े, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। 10 जून को बुध पश्चिम में उदय हो जाएंगे। 10 जून को इसी दिन गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे। तो गुरु कुल मिलाकर जून में अस्त भी हैं, गुरु अतिचारी भी हैं, और गुरु आर्द्रा नक्षत्र में भी हैं। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, और ये गुरु और राहु मित्र भाव नहीं रखते आपस में। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो इसको चंडाल दोष बोल दिया जाता है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से। जून हम मोटे तौर पर मान के चलेंगे, ये तो हम वीकली प्रोग्राम देख रहे हैं, जून हम मोटे तौर पर मान के चलेंगे तो बुल्स की शायद वहां पर नहीं चलेगी। बुल्स की जून समझिए खराब है, तो बुल्स के लिए जून अच्छी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा सा निफ्टी इस लेवल से नीचे आता हुआ जो है वो हमें देखने को मिले। वहां पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, कैश पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। यदि हम कैश पोजीशन मेंटेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर जून में मार्केट हमें मौका देने जा रही है। हम अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऐसी होगी कि जून में हम अच्छे रेट पर निचले लेवल पर बाय कर सकेंगे। ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं, जिनका व्यू थोड़ा सा ज्यादा लंबा रहता है, 3 महीने से 6 महीने से साल तक का व्यू रहता है, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है निश्चित तौर पर जून में। और जून में बाजार जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। जी, तो आपका कहना है कि जून में जो ये पहला हफ्ता है जून तक पहुंचते पहुंचते उसमें बाजार नीचे जाता हुआ हमें दिखाई देगा, और जो लोग लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, जो लोग पैनिक नहीं करते बाजार नीचे जाने से, वो उनके लिए एक मौका है, वो और शायद दाव लगा सकते हैं बाजार में अगर वो लंबे समय के लिए अपना निवेश बनाकर रखते हैं तो। ठीक है मैंने बिल्कुल मीनू जी, पैनिक पता कौन होता है? पैनिक बाजार में वो होता है जो मनी मेकिंग के लिए आया है। जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आया है वो पैनिक नहीं होता। वारन बफेट को हमने कभी नहीं देखा कि वो पैनिक हो गए। तो जो मनी मेकिंग के लिए आया है, जिनको प्राइस एक्शन देखना है, वो पैनिक होते हैं। जो लोग मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मान के पैसा लगाते हैं और उसके बाद तुरंत ही मुनाफा कमाने के लिए निकाल लेते हैं पैसे, वो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं बाजार में। जरा से भी अगर गिरावट आए तो वो लोग बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि 90% केसेस में मून वीक होता है। तो जब मून वीक होता है तो फिर आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, इस कारण लोग पैनिक भी हो जाते हैं। इसी कारण लोग ग्रीड फैक्टर में भी फंसते हैं। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि इस दिन ये ग्रह जो है प्रवेश कर रहा है, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कौन से ग्रह हैं जो कि सकारात्मक साइड पे देखे जाते हैं और कौन से ग्रह हैं जिनके प्रवेश करने से नकारात्मक ही इफेक्ट पड़ता है? तो ऐसा भी है कि कौन कौन से ग्रह नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ ग्रह पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन हमेशा नेगेटिव रहता है। यदि हम पिछले 10 या 20 से इंस्टांस गिने, जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया तो रेड कैंडल बन जाती है नीचे वाली। जैसे 3 अप्रैल को बनी थी ना, 3 अप्रैल याद है सबको? 3 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था। तो उस दिन मंगल ने गोल्ड सिल्वर सब नीचे घुसा दिए। सिल्वर की कर्क राशि में आए थे। सिल्वर जो है वो कर्क राशि से देखा जाता है, चंद्रमा की राशि है। तो गोल्ड सिल्वर सब डाउन, मार्केट भी डाउन।
नॉर्मली जुपिटर का जो राशि परिवर्तन होता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। बुध का राशि परिवर्तन, देखिए जो इनर सर्कल के प्लैनेट है ना हमारे सूर्य के इर्द गिर्द जो प्लैनेट है बुध और शुक्र, इनका प्रभाव ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। डिपेंड करता है कि ये कौन सी राशि में जा रहे हैं। यदि ये अच्छी राशि में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो पॉजिटिव रहता है। गुरु का जो राशि है, गुरु जब हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि गुरु जब जब मिथुन में या कन्या में आते हैं, हालांकि बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि वो ट्रेड के कारक ग्रह की राशि है तो गुरु से संबंधित चीजें मिथुन राशि में भी चलती हैं। गुरु जब मिथुन राशि में आते हैं या कन्या राशि में आते हैं तो बाजार चलता ही चलता है। तो बुध जिस भी राशि के साथ संबंध बना लेते हैं, युति बना लेते हैं, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जिन चीजों का वो कारक है, वो वस्तुएं चलती चलती हैं। जी। मान लीजिए सूर्य के साथ बुध आ गए, जो भी आएंगे जून में आएंगे, है ना। पिछले महीने भी आए थे। तो सूर्य से हम सोने का विचार करते हैं, सिंह राशि से सोने का विचार करते हैं, मेष राशि से सोने का विचार करते हैं, मकर राशि से सोने का विचार करते हैं। तो जी। यदि यहाँ पर बुध आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर चीजें जो है वो उस दिशा में बढ़ जाती हैं, यानी कि सोने का दाम जो है वो नॉर्मली अप चला जाता है। कर्क राशि जी। में जैसे मान लीजिए गुरु आ जाएंगे या कर्क राशि में बुध आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर चांदी के दाम में तेजी आएगी ही आएगी। तो ये जी। कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जिसको जी। हम पकड़ते हैं। उसका मून के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि मून की डेली की मूवमेंट है नक्षत्रास में, उसको कनेक्ट करके फिर दोबारा उसको जो है वो उसका फाइनल आउटकम निकलता है। फिर पता लगता है कि मार्केट का मूव क्या रहने वाला है डेली बेसिस के ऊपर। जी। 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 आपने पिछले एपिसोड में हमने ये बात भी की थी कि मून से डेली का प्रिडिक्शन होता है, लेकिन आपने बताया था कि जो ईयरली प्रिडिक्शन होता है वो ज़्यादा सटीक बैठता है। और आपने अभी जी जी सोने और चांदी की बात की, तो उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सोने और चांदी के ऊपर भी एक कार्यक्रम बिल्कुल करना चाहिए, जिसमें हम लोग ये बता जी सके दर्शकों को कि उनके हिसाब से अगर वो सोने में निवेश करना चाह रहे हैं या निवेश करते हैं, उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इस पर भी हम लोग जी डिस्कस कर सकते हैं। तो जी चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबको इंतजार है अगले सेगमेंट का कि किस राशि को बाजार में निवेश करना चाहिए या नहीं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस राशि के जातकों को किस सेक्टर में करना चाहिए निवेश। बताइए सर। देखिए मीनू जी, जो सबसे पहले जिसको अवॉइड करना चाहिए वो है कर्क राशि। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपसाइड के इमोशंस को भी, डाउन साइड के इमोशंस को भी। मान लीजिए कोई सौदा 100 रुपए में खरीदा है, जी। 90 पे आ जाएगा ना, 95 पे आ जाएगा तो पैनिक हो जाएंगे, उसको काट देंगे। जी। यदि 100 पे खरीदा है, 110 पे आके काट देंगे, पता लगे वही सौदा 200 रुपए का हो गया। तो कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए बाजार में। मैं सलाह नहीं दूंगा अनटिल अनलेस कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। कुंडली का 12वां भाव, जिसको स्पेकुलेशन का भाव बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है, पंचम अच्छा नहीं है, दूसरा भाव जो धन भाव है वो अच्छा नहीं है, जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, आय स्थान अच्छा नहीं है, तब तक अवॉइड ही करना चाहिए कर्क राशि के जातकों को। तो राशि वाइज हम शुरू करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं वो यदि शुक्र से संबंधित एसेट्स को खरीदेंगे, शुक्र से संबंधित एफएमसीजीज आती हैं, शुक्र से संबंधित जितने भी लग्जरी आती है, शुक्र से संबंधित सारे सिनेमा से जुड़े हुए स्टॉक्स आते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए स्टॉक्स आते हैं, उनमें यदि ये निवेश करते हैं, चूंकि शुक्र धनभाव का स्वामी है, या शनि से संबंधित निवेश करते हैं, तो शनि चूंकि मेष राशि के लिए कर्म स्थान और आय स्थान दोनों का स्वामी हो जाता है, तो वहां पर यदि निवेश करते हैं, धातुओं में निवेश करते हैं, तो वहां पर इनको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। जो वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों को बुध से जुड़े जो है वो सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, मैनेजमेंट से जुड़े सेक्टर में निवेश करना चाहिए। और जो इस राशि के जातक हैं, जितने भी जातक हैं, उनको गुरु से संबंधित सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आय स्थान के स्वामी हो जाते हैं। और गुरु से संबंधित जो है वो सेक्टर है वो बैंक गुरु से आते हैं। जितना भी सोना आता है, सोना जो गोल्ड जिसको बोलते हैं, वहां पर भी इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। फाइनेंस कंपनीज जितनी भी आती हैं, जिसको हम एनबीएफसी बोलते हैं, वहां पर इनको अच्छे रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो राशि है वृषभ राशि, इनके लिए ये सेक्टर ज्यादा अच्छे हैं। यदि हम मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर जो पानी होता है ना, जल तत्व से संबंधित स्टॉक्स हैं, पोर्ट्स हो गए, ऐसी कंपनियां जो पोर्ट्स जो पुल बनाती हैं या ब्रिजेस बनाती हैं वो हो गई, या फिर शिपिंग के स्टॉक्स हो गए, बेवरेजेस कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, वहां पर इनको अच्छा जो है वो रिटर्न मिल सकता है। डिफेंस में इनको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल आय भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो इन सेक्टर्स में इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि हमने बता दिया कि इनको जब तक कुंडली में पोजीशन ठीक नहीं है 12वें भाव की जुपिटर की, इनको अवॉइड ही करना चाहिए, अदरवाइज ये मार्केट में लॉस खा ही निकलेंगे। सिंह राशि के जातक जो हैं, उनको जो है वो बुध से रिलेटेड जो फील्ड है वहां पर काम करना चाहिए, शुक्र से रिलेटेड फील्ड है वहां पर काम करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है,
जो कपड़े से जुड़ा हुआ काम है, जितनी भी टेक्सटाइल्स के जो काम आते हैं, वो सारे शुक्र से देखे जाते हैं। तो वहां पर किया जा सकता है, कॉस्मेटिक्स में किया जा सकता है। तो सिंह राशि के जातकों को इन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, उनसे इनको ठीक ठाक अच्छा पैसा बन सकता है। और आगे जब कन्या राशि की बात करेंगे तो सबसे अच्छे ट्रेडर मीनू जी कन्या राशि वाले होते हैं, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। ये मूव को देख लेते हैं, बाजार के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं। इनके लिए भी जो ब्यूटी का सेगमेंट है, या नायका जैसे स्टॉक्स हैं, या ऐसे स्टॉक्स जहां पर कॉस्मेटिक्स में काम होता है, कपड़े में काम होता है, टेक्सटाइल्स में काम होता है, उनके इनके लिए ये अच्छा है। यदि हम इनको बोले कि आप मून से संबंधित जो जो सेक्टर्स हैं, शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, या बेवरेजेस हैं, वहां पर भी ये पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आयस्थान के स्वामी यहाँ पर चंद्रमा हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इन सेक्टर्स में कन्या राशि के जातकों को अच्छे रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यदि हम तुला राशि के जातकों की बात करते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र है, दूसरे भाव में मंगल की राशि आ जाती है, तो डिफेंस इनके लिए अच्छा है, पीएसयू इनके लिए अच्छा है, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं। मान लीजिए कंपनीज की हम बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर है, दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, तो हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी हो सकता है इनको अच्छा रिटर्न दे के जाए। तो मेटल्स में भी यदि कॉपर में डिफेंस और डिफेंस में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद यदि हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आय स्थान के स्वामी बन जाते हैं बुध, और धन स्थान के स्वामी बन जाते हैं गुरु। तो गुरु और धन से संबंधित, गुरु और बुध से संबंधित जितने भी फील्ड हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहां पर यदि निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर इसका फल इनको जरूर मिलेगा। जैसे गुरु से यदि हम बात करते हैं, तो हम गुरु से संबंधित बात कर लेते हैं बैंकिंग की, हम एनबीएफसी की बात कर लेते हैं, ऐसी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं, वो सारी गुरु से आ जाती हैं। बुध से जितनी भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, बुध से जितना भी सारा जो मैनेज होता है, कुछ चीजें, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका काम सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है, वहां पर यदि निवेश करते हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर इनको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। डिफेंस में इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आगे यदि हम धनु राशि की बात करते हैं, तो धनु राशि के जातकों को मेटल्स में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, इनको डिफेंस में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि धनु का जो आपने सिंबल देखा ना, जैसे वो एरो वाला होता है, वो सिंबल ही डिफेंस का है। तो डिफेंस में अच्छा इनको एक्सपोजर मिल सकता है। मेटल्स में भी खासतौर पर यदि हम बेस मेटल्स की बात करें, तो वहां पर इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। एफएमसीजी इनको अच्छे रिटर्न दे सकता है। एफएमसीजी के अलावा जितने भी ब्यूटी से जुड़े सेक्टर हैं, इतने इसके आपके कपड़े से जुड़े हुए सेक्टर हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए सेक्टर हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए सेक्टर हैं, वहां पर जो है इनको अच्छा निवेश में अच्छा मुनाफा जो है वो हो सकता है। यदि हम मकर राशि के जातकों की बात करते हैं, तो मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, और मंगल जो है वो आय भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो वहां पर भी डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है इनके लिए। यदि वहां पर निवेश करते हैं, मेटल्स में निवेश करते हैं, हालांकि मेटल्स का एक साइकिल होता है, हर पूरे साल में एक साइकिल आता है जब मेटल्स चढ़ पड़ता है, लेकिन मेटल्स में इनके लिए पोजीशन बनाना डेफिनेटली अच्छे का फायदे का सौदा है। रियल्टी में ये पोजीशन बना सकते हैं, सेटरन से हम रियल्टी देखते हैं, सेटरन से हम लेबर इंसेंटिव, जितने भी सेक्टर हैं वो सारे सेटरन से देखे जाते हैं, तो वहां पर पोजीशन बना सकते हैं, वहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी इनके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो ये सेक्टर मकर राशि के जातकों के लिए है, वहां पर यदि हाथ आजमाएं तो इनको इसका काफी लाभ जो है वो मिल सकता है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो आय और धन दोनों स्थानों के स्वामी गुरु बन जाते हैं, क्योंकि आय स्थान में गुरु की आपकी धनु राशि आ जाएगी, और धन स्थान में आपकी वृश्चिक राशि आ जाएगी। यदि कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो इनको एफएमसी, एनबीएफसी में, फाइनेंस में, मैक्रो फाइनेंस में, और जहां पर एजुकेशन जुड़ी है, एजुकेशन से सेक्टर से संबंधित जितनी भी कंपनीज है, वहां पर ये काम कर सकते हैं। कुछ कंपनीज का काम होता है मीनू जी कि सिर्फ स्टेशनरी का काम करते हैं, कुछ कुछ का काम होता है सिर्फ बुक्स का काम करते हैं। तो जितने भी जुपिटर से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जहां पर ज्ञान की बात होती है, जहां पर शिक्षा की बात होती है, जहां पर फाइनेंस की बात होती है, जहां पर गोल्ड की बात करेंगे, तो वहां पर भी ये निवेश कर सकते हैं। इनको उससे डेफिनेटली अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सकता है। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए अगेन जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, वो आ जाएगी धन भाव में, और गुरु की अपनी राशि जो धनु है वो आ जाएगी कर्म स्थान में, और 11वें आपके 11वें भाव में आ जाएगी मकर राशि। तो शनि से संबंधित, रियल्टी से संबंधित काम किया जा सकता है, डिफेंस से संबंधित काम किया जा सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित काम किया जा सकता है, गोल्ड से संबंधित काम किया जा सकता है। तो इन सेक्टर्स में यदि ये लोग निवेश करते हैं तो डेफिनेटली इनको काफी उसका फायदा मिलेगा, और
इनके रिटर्न जो है वो काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन मीनू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो हम बात कह रहे हैं ये सारी चंद्र राशि के आधार पर कह रहे हैं। लगन में स्थिति हर एक व्यक्ति की अलग हो सकती है। कुंडली दिखाने के बाद, उसका विश्लेषण करवाने के बाद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से फिर ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये रैंडम जो है वो मून पोजीशन, मून की जो मून चार्ट होता है, मून चार्ट की पोजीशन के हिसाब से ये आकलन जो है वो किया गया है। ये इंडिविजुअल कुंडली पे अलग अलग वेरी कर सकता है। हो सकता है कि किसी की कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी हो, उनको डिफेंस बहुत अच्छा फायदा दे जाए। किसी की कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो, उनको मेटल और रियल्टी बहुत अच्छा फायदा दे जाए। किसी की कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनको आईटीसी जैसी कंपनी जो तंबाकू में काम करती है, या बेवरेजेस में भी जो लिकर की कंपनीज हैं वो अच्छा फायदा दे जाए, या एयरलाइन से संबंधित जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो अच्छा फायदा दे जाए। ये हर एक की इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर जो है वो वेरी करेगा। जी। हाँ, तो आपने अभी बताया कि हाँ, मतलब ये बात एकदम सही है कि अगर आपको एकदम सटीक आपको चाहिए अनुमान, एक सटीक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिशा और दशा चाहिए, अपने लिए सलाह चाहिए, तो आप अपनी स्पेसिफिक कुंडली के हिसाब से ही आगे बढ़ें। ये एक बहुत वास्ट आपने सेक्टर बता दिए कि इन सेक्टर में अभी एक राशि के हिसाब से योग बन रहा है पैसा लगाने का। लेकिन अगर आपको जी अपने लिए चाहिए, स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक चाहिए, तो आप कुंडली के हिसाब से ही आगे बढ़ें। तो नरेश जी, बहुत जी बहुत शुक्रिया, आपने हर राशि के जातकों को बताया कि उनके लिए एक वास्ट योग कहाँ बन रहा है इस टाइम पर दाव लगाने का। तो अभी कुछ जी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिन पर भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आगे जाकर उनके सिनेरियो बन रहे हैं। तो पिछले हफ्ते के बाजार की हमने अभी बात की, आने वाले हफ्ते किन सेक्टर में निवेश का मौका, ये भी हमने अभी आपसे जाना। अब मैं जानना चाहूँगी कि बाजार की आने वाले हफ्ते में चाल कैसी रहने वाली है, और किस दिन को आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि बाजार के लिहाज से वो दिन एक्शन भरा रह सकता है या सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 जून से जो 6 जून तक का समय है, आपके हिसाब से बाजार का क्या आउटलुक है? मीडियो, मुझे लगता है कि हफ्ते की जो ओपनिंग है वो ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं ड्रामेटिक तरीके से हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूएस में चल रही हैं। यदि हम प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो वहां पर भी 2 जून और 6 जून की तारीख जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉमिसिंग नहीं लग रही। हो सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन ज्यादा देखने को मिले। तो मेरी सलाह निवेशकों से ये है कि 2 जून को जब बाजार खुलता है तो पहले 15 मिनट का ट्रेड जरूर देखें, कैंडल फॉर्मेशन देखें, चार्ट को देखें। यदि वहां पर आपको चीजें ठीक लगती हैं तो फिर ही पोजीशन लीजिए। उस दिन होंगे चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, सिंह राशि में होंगे, और राहु केतु एक्सिस में होंगे। नक्षत्र भी केतु का, एक्सिस भी केतु का, तो बाजार में गिरावट के चांसेस वहां पर ज्यादा है। 2 जून को भी यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। तो 2 जून की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है बाजार के लिए। हमें हो सकता है कि वहां पर उस दिन गिरावट देखने को मिले, इसलिए बहुत संभल कर ट्रेड करना चाहिए। बहुत जैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते में कुछ दिन इनबाउंड हो गया। जैसे गुरुवार को हमने देखा कि बाजार जो है वो उसने एक बार नीचे डिप लिया, पहले गैप डाउन किया, गैप अप किया, बाद में डिप लिया, बाद में आखिर में जो है वो ग्रीन में बंद हुआ। यदि जो है वो सोमवार को भी यही पोजीशन बनती है तो ये किसी को हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे सोमवार का दिन जो है वो वीक लग रहा है। शुक्रवार का दिन जो 6 जून का है उस दिन भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाजार में हलचल हो, क्योंकि शुक्रवार को बुध का राशि परिवर्तन होगा। और जब जब कोई ग्रह बड़ा राशि बदलता है या नक्षत्र बदलता है या नक्षत्र की युति करता है तो निश्चित तौर पर उस दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है। इस दिन भी मुझे लगता है कि ट्रेंड देख लेना चाहिए। बाजार का ट्रेंड देखिए, एक आधा घंटा इसका वेट करिए, उसके बाद जिधर को बाजार जाता है फिर उसी हिसाब से जो है वो कॉल लेनी चाहिए। मैंने पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो भी ये बताया था कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखिए साथ में, फिर इसको मर्ज करिए, एस्ट्रोलॉजी को देखिए कि कहाँ पर जा रही है, पोजीशन कहाँ जा रही है, फिर ही आप जो है वो उसके ऊपर कोई फैसला लें। जी, तो आपके हिसाब से कि जो आगामी हफ्ता भी रहने वाला है वो थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है, थोड़ा सोच समझ जी के ही ट्रेड करने की आपने अपील की है और लोगों को सलाह दी है। तो कुछ जो जी ट्रेंडिंग टॉपिक की मैं बात कर रही थी, अगर हम वापस अपने क्वेश्चंस पर आएँ तो रविवार को यानी आज ओपेक बैठक होने जा रही है। हो सकता है इस पर कोई क्रूड ऑयल को लेकर फैसला हो, इसके प्रोडक्शन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। तो क्रूड ऑयल का जो सेक्टर है, इसके जो स्टॉक्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? क्या इसमें दाव खेलना चाहिए या फिर क्या गिरावट का सामना करेंगे? देखिए मीनू जी, ओपेक जो डिसीजन लेगा वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हो गया इस चीज का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है ना, जो 7 जून को मंगल और शनि का 6 एक्सिस बन रहा है, वो मिडिल ईस्ट की शांति के लिए अच्छा नहीं है। ये जो सिनेरियो सारा बन रहा है ना, उसमें ईरान और
इसराइल का कंफ्लिक्ट हो सकता है। जैसे ये कंफ्लिक्ट होगा, हो सकता है कि क्रूड ऑयल वैसे ही शूट अप कर जाए। यदि ये कंफ्लिक्ट होता है तो हम देखेंगे कि बाजार डाउन आएगा और कमोडिटी सारी ही शूट अप कर जाएगी। इसलिए जो भी लोग इसमें ट्रेड करते हैं वो ओपेक को तो ध्यान में रखें ही रखें, लेकिन मंगल शनि का जो 6-8 एक्सेस बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए बन रहा है। 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल शनि 6-8 एक्सेस में रहेंगे, केतु शनि भी 6-8 एक्सेस में रहेंगे। उसके बाद 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक मंगल शनि आमने सामने रहेंगे। इन दोनों ग्रहों का केंद्र में आ जाना और आमने सामने आ जाना शांति के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक अगेन मंगल शनि 6-8 एक्सेस पे आ जाएंगे। तो टोटल मिलाकर, जो कुल मिलाकर स्थिति देख रहे हैं प्लैनेट्स की, वो ग्लोबल पीस के लिए अच्छी नहीं लग रही। हमने पिछले महीने देखा है, पिछले 2-3 महीने में देखा है, जब से ट्रंप आए हैं, जियो पोलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो सोने में $100 का मूवमेंट एक दिन में आ रहा है। क्रूड में भी ऐसी स्थिति चल रही है। क्रूड हालांकि 60-65 डॉलर के आसपास जो है वो इंटैक्ट बना हुआ है। ट्रंप ये चाहते हैं कि क्रूड निचले स्तरों पर बना रहे ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे और वो फेड के ऊपर दबाव डाल सके कि इंटरेस्ट रेट में कटौती करें। अब ये कहां तक सफल होता है, ये जो है वो समझने की बात है। लेकिन प्लेनेटरी पोजीशन के लिहाज से मुझे आने वाले समय में क्रूड की कीमतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में डिस्टर्बेंस आती है, पीस डिस्टर्ब होता है, तो सबसे पहले क्रूड ही बढ़ता है। जी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि क्रूड के दाम हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, ऐसा आपका कहना है। एक और खबर की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी, जो खबर है ट्रंप को लेकर। तो इसमें जैसे अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ पर रोक लगा दी है और मतलब इसमें ये था कि अभी ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये टैरिफ जो है वो वापस लिया जाएगा या नहीं? कुछ ऐसा होगा कि ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को वो लोग सेव करते चले जाएंगे? देखिए मीनू जी, 2 अप्रैल से लेकर जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जून का महीना आ रहा है ना। जी 2 महीने में ट्रंप इतना आगे आ चुके हैं कि उनके लिए पीछे जाना मुश्किल है। जी यदि हम इसको वैसे भी सोचते हैं, फंडामेंटली भी सोचते हैं, कोर्ट ने खैर रोक लगा दी उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद यदि इसके लीगल प्रोविजन को देखते हैं तो लीगली उनके पास वो 3-4 ऑप्शन अभी बाकी हैं। वो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। यदि हम उसकी नेचर की बात करते हैं, ट्रंप की नेचर की बात करते हैं, उनकी कुंडली के हिसाब से बात करते हैं, तो वो सनकी हैं और वो करके हटेंगे। जो भी वो करना चाहते हैं वो करके हटेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो उसका नतीजा क्या होने जा रहा है। जी यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, जो इस साल का चार्ट निकला है ना मीनू जी, जिसको हम संवत का चार्ट बोलते हैं, संवत के चार्ट में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं निकली है। तो पोजीशन ये हो रही है कि कोई भी नेता दुनिया में कोई भी फैसला ले रहा है, उसे रोल बैक करना पड़ रहा है। जी बीट डोनाल्ड ट्रंप, बीट नेतन्याहू, बीट पुतिन, बीट हमारे प्रधानमंत्री मोदी। जैसे हमने देखा कि 3 दिन में हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो है वो स्टेप वापस लेना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सूर्य सत्ता का कारक होता है। सूर्य का मतलब है राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी भी कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है सूर्य है। जैसे पाकिस्तान को भी झुकना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब एक ट्रंप का कॉल गया, वहां से पता लगा कि यहाँ चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, इंडियन आर्मी ने जब जाके अंदर घुस के मारा, तो उनको भी वापस होना पड़ा कि हाँ नहीं नहीं, ये चीजें अब जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रंप अपना दाव चल के हटेंगे। ये एक खबर थी, एक दिन की खबर थी। ये खबर डिस्काउंट हो गई बाजार में। मुझे लग रहा है कि टैरिफ में वो काफी आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन जी यूनियन के साथ समझौता कर चुके हैं। इंडिया के साथ लग रहा है कि जून के 3rd वीक के आसपास चीजें मटेरियलाइज हो जाएंगी। जब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं तो वहां से वापस मुड़ना मुश्किल है। बीच का रास्ता कोई निकालेंगे जिसमें कोर्ट को भी बताया जा सके और जो है उनकी फेडरल पार्लियामेंट है, वहां से भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। लीगल जी प्रोविजंस जो उनके पास अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। जी। तो आपने तो बता दिया कि ट्रम्प के जैसे, डोनाल्ड ट्रम्प की जैसी ग्रह नक्षत्र है, उनकी जैसा नाम है, उनकी जैसी कुंडली है, उस हिसाब से वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो नहीं पीछे हटेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एक और मैं इसी कड़ी में एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इस खबर के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में आईटी सेक्टर में जो हमने काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो और इसके अलावा प्रेजेंट सिस्टम जैसे कई दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक में हमने देखा कि 3.5% तक की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही बरकरार रहेगा या आपने जैसे कहा कि ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, तो आईटी स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये मोमेंटम वाली तेजी थी। आज हम जब जब भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले हमने बाजार में देखा कि मेटल्स भी जो है वो बड़े थे। सिर्फ जी वो नहीं बढ़ा था, ऑटो सेक्टर्स के ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि जब ये खबर आई थी ये वाली टैरिफ वाली,
उस समय सबसे पहले हमें 3 सेक्टर में ही ऐसा देखने को मिला था, मेटल्स में, ऑटोज में और आईटी में। क्योंकि हमारा आईटी का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, सबसे हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ऑटो में हमें हमसे ज्यादा जापान प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो रैली आई थी एक दिन के लिए, गुरुवार की बात कर रहे हैं शायद आप, जिस दिन ये सारी बात हुई है, जी। उस दिन जो रैली आई थी, हो सकता है वो आगे स्टीम ना ले सके। उसका कारण मुझे ये भी लग रहा है कि आगे बाजार वीक नजर आ रहा है। जब बाजार वीक नजर आ रहा है तो सारे ही सेक्टर डाउन आएंगे, बीट आईटी या फिर आपका ऑटो हो जाए या मेटल हो जाए। जब बाजार गिरता है तो अल्टीमेटली सब गिर जाते हैं। तो ये एक दिन का सेलिब्रेशन था, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा ये नहीं चलने वाला। जी, तो मतलब बाजार गिरेगा तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़े। तो ऐसे में यही सलाह है ओवरऑल कि लंबी अवधि के लिए आप फोकस करें और बहुत ज़्यादा बाजार के गिरने से हड़बड़ी में कोई भी कदम ना उठाए। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू मिनी जी, नमस्कार। तो राशि और बाजार का कनेक्शन कैसे होता है, राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने आज के एपिसोड में जाना। इसके अलावा बहुत सारे सवालों का जवाब हमें नरेश जी से मिला, ये सब कुछ हमने आज जाना। अगर आपके पास भी निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। हम अगले एपिसोड में एस्ट्रो मनी के कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रहों और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।